Welcome to the podcast that shapes future leaders. Tune in for in-depth analysis of polity, history, and governance. नमस्कार। आज हम दो ऐसे मुद्दों की गहराई में उतर रहे हैं जो बज़ाहिर तो अलग लगते हैं, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है व्यवस्था और व्यक्ति के बीच जो भरोसा है ना, उसके बदलते समीकरणों की कहानी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, एक तरफ सिस्टम की बात है, दूसरी तरफ इंडिविजुअल की। सही। तो एक तरफ हम पुलिस महकमे के अंदर की कुछ हालिया दुखद घटनाओं के आईने में छिपी जटिलताओं को समझने की कोशिश करेंगे और दूसरी तरफ नजर डालेंगे भविष्य की आर्थिक सुरक्षा से जुड़े नियमों पर, खासकर हमारे रिटायरमेंट फंड यानी ईपीएफओ में जो बदलाव हुए हैं उनका क्या मतलब है, क्या असर पड़ेगा हम सब पर। तो चलिए इन दोनों विषयों को परत दर परत खोलते हैं, देखते हैं कि इन मामलों में सिस्टम कैसे काम कर रहा है और इसमें व्यक्ति की क्या भूमिका है, कहाँ खड़ा है वो। शुरुआत करते हैं हरियाणा से आई दो खबरों से, जिन्होंने पुलिस विभाग के अंदर चल रही कह सकते हैं उथल पुथल को सतह पर ला दिया है। हाल ही में पुलिस के दो कर्मी, एक बहुत ऊंचे पद पर बैठे अधिकारी एडीजीपी स्तर के थे वो, काफी सीनियर। हाँ, और एक सहायक सब इंस्पेक्टर एएसआई, उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये वाकई मतलब चिंताजनक है, बहुत दुखद। पहले मामले में जो वरिष्ठ अधिकारी थे वाई पूरण कुमार, वो दलित समुदाय से थे। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में कथित तौर पर अपने ही विभाग के कुछ सीनियर्स पर, मतलब वरिष्ठों पर, जाति के आधार पर भेदभाव और मानसिक प्रताड़ना का बहुत गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि उन्हें सिर्फ उनकी जाति की वजह से परेशान किया जा रहा था, सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जा रहा था। यहाँ देखिए, सोचने वाली बात यह है कि ये आरोप सिस्टम के कितने ऊंचे स्तर तक पहुंच रहे हैं। मतलब अगर एक आईपीएस स्तर के अधिकारी को भी ऐसी प्रताड़ना झेलनी पड़ सकती है जैसा कि आरोप है, तो ये दिखाता है कि समस्या कितनी गहरी हो सकती है। सही बात है। ये सिर्फ क्या कहते हैं सामाजिक भेदभाव का मामला नहीं रह जाता, फिर ये संस्था के भीतर की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाता है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। इस घटना के कुछ ही दिन बाद एक एएसआई संदीप लाठर ने भी अपनी जान ले ली। अच्छा। हाँ, और उनके आरोप बिल्कुल विपरीत थे, बिल्कुल उल्टे। मतलब एएसआई लाठर का कहना था कि वो उन्हीं वरिष्ठ अधिकारी जिनकी पहले मृत्यु हुई, उनसे जुड़े एक भ्रष्टाचार के मामले की जांच कर रहे थे। एएसआई के अनुसार जब उन वरिष्ठ अधिकारी को लगा कि वो जांच में फंस सकते हैं, तो उन्होंने मामले को जातिगत भेदभाव का रंग देके आत्महत्या कर ली, ताकि वो जो भ्रष्टाचार की जांच थी वो दब जाए। बाप रे। एएसआई ने ये भी आरोप लगाया कि वो अधिकारी पहले भी, जब वो रोहतक में आईजी थे, तो अपनी तैनाती के दौरान भ्रष्टाचार और जाति के आधार पर पक्षपात करते रहे थे। मतलब अपनी जाति के लोगों को फेवर करना, दूसरों को हटाना, इस तरह के आरोप। तो देखिए ये कितना पेचीदा, कितना उलझा हुआ मामला बन गया है। मतलब एक तरफ जातिगत भेदभाव का इतना संगीन आरोप है, और दूसरी तरफ उसी व्यक्ति पर भ्रष्टाचार और पक्षपात का आरोप कि दो दुखद घटनाएं एक ही कहानी के दो बिल्कुल अलग, बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग पहलू सामने रख रही हैं। सही। और ये पुलिस व्यवस्था के अंदर के दबाव, आरोपों की सच्चाई क्या है और इन मुद्दों का आपसी संबंध क्या है, इस पर कई गंभीर सवाल खड़े करती हैं। कई अनुभवी पुलिस अधिकारी जिनसे बात होती है, वो मानते हैं कि पुलिस फोर्स में भ्रष्टाचार और जातिवाद का, कह सकते हैं, चोली दामन का साथ है। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये गठजोड़ कैसे काम करता है, क्या कुछ पैटर्न है इसमें? हाँ, कुछ विश्लेषण ये बताते हैं कि इसका एक पैटर्न है, एक तरीका है। मान लीजिए कोई सीनियर अफसर है, वो अपनी जाति या पहचान के किसी जूनियर अफसर को ऐसी पोस्टिंग दिलवाते हैं जहां ऊपरी कमाई, मतलब रिश्वतखोरी की गुंजाइश ज्यादा हो। अच्छा, जैसे कोई अहम थाना इंचार्ज बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल, किसी अहम थाने का इंचार्ज बना देना या कोई ऐसी विंग दे देना जहां पैसे का लेन देन ज्यादा होता हो। फिर वो जूनियर अफसर वहां कथित तौर पर भ्रष्टाचार करता है और उस कमाई का एक हिस्सा, एक कट, उस सीनियर अफसर तक पहुंचाता है जिसने उसे वो मलाईदार पोस्टिंग दिलाई थी। ओह, तो ये एक तरह का नेक्सस है। हाँ, ये एक तरह की वफादारी और लेन देन का नेटवर्क बन जाता है। सीनियर अफसर को अपनी जाति के लोगों पर शायद ज्यादा भरोसा होता है कि वो वफादार रहेंगे और हिस्सा पहुंचाते रहेंगे। तो इस तरह जातिगत पहचान भ्रष्टाचार को पनपने में मदद करती है, और भ्रष्टाचार से मिली ताकत और पैसा वो जाति आधारित नियुक्तियों को बनाए रखने में मदद करते हैं। तो ये एक दुष्चक्र बन गया, मतलब। बिल्कुल, एक विशियस साइकिल है जो सिस्टम को अंदर से खोखला करता है।
ये भी सुनने में आता है कि समाज में जो तनाव मौजूद है, जैसे हम देखते हैं अलग अलग समुदायों के बीच खींचतान होती है, हरियाणा में जाट दलित का मुद्दा रहा है, महाराष्ट्र में मराठा दलित, वो तनाव पुलिस फोर्स के अंदर भी जस का तस दिखाई देता है। हाँ, ये बात सही है। मतलब वर्दी पहनने के बाद भी वो सामाजिक दरारें मिटती नहीं है, वो अंदर तक चली जाती हैं। बिल्कुल, यूनिफॉर्म के नीचे भी वही समाज है। पहले आरक्षण शायद सिर्फ भर्ती के स्तर पर था। हाँ, एंट्री लेवल पे। हाँ, जिसे शायद ऐतिहासिक नाइंसाफी को कबूल करने की तरह देखा गया। कुछ लोग उसे मियाँ कल्प कहते हैं, यानी पिछली गलतियों को मानकर सुधार की कोशिश। लेकिन जब प्रमोशन में भी आरक्षण आया, हाँ, संविधान में संशोधन करके आर्टिकल 16(4)(a) के तहत, तो कुछ व्यावहारिक दिक्कतें सामने आईं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। जैसे मिसाल के तौर पे सोचिए, एक इंस्पेक्टर ने किसी एएसआई को ट्रेनिंग दी, उसे काम सिखाया। ठीक है, हाँ। पर आरक्षण की वजह से वो एएसआई जल्दी जल्दी प्रमोट होके एसीपी बन गया, जबकि उसे सिखाने वाला सीनियर इंस्पेक्टर वो वहीं का वहीं रह गया। जाहिर है, इससे उस सीनियर इंस्पेक्टर के मन में कड़वाहट आ सकती है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। हाँ, स्वाभाविक है। हो सकता है वो अपने पूर्व जूनियर, जो अब सीनियर बन चुका है, उसे सैल्यूट करने में हिचकिचाए। इससे अनुशासन पर असर पड़ सकता है, डिपार्टमेंट में एक तरह का असंतोष बढ़ सकता है। हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि प्रमोशन में आरक्षण का मकसद वंचित समुदायों के अधिकारियों को ऊपर तक पहुंचने में मदद करना था, जहां उन्हें शायद वैसे भी सिस्टमिक पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ता है। हाँ, उद्देश्य तो अच्छा था। हाँ, लेकिन आलोचक कहते हैं कि इससे कभी कभी योग्यता का सवाल उठता है और सीनियर्स का मनोबल गिरता है। ये वाकई एक बहुत ही मुश्किल संतुलन साधने वाला मुद्दा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ कहना है शायद। हाँ, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर गौर किया है। एम नागराज केस है, जर्नल सिंह केस है। अदालत ने साफ कहा है कि अगर सरकार प्रमोशन में आरक्षण देना चाहती है तो उसे ठोस आंकड़ों के साथ ये साबित करना होगा कि वाकई उस वर्ग का प्रतिनिधित्व ऊंचे पदों पर कम है और आरक्षण देना क्यों जरूरी है। अच्छा, मतलब डेटा दिखाना पड़ेगा। हाँ, ये फैसला सिर्फ जरूरत और आंकड़ों के आधार पर होना चाहिए, यूं ही नहीं। देखिए, आज के जमाने में पैसा और लालच तो हावी है ही, हम सब जानते हैं। भ्रष्टाचार खत्म करने के वादे अपनी जगह है, पर आम आदमी को आज भी जमीनी स्तर पर, थाने में, तहसील में, ट्रैफिक सिग्नल पर कहीं ना कहीं रिश्वत देनी पड़ती है। लोगों की रोजमर्रा की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। सही बात है, वो छोटे लेवल का करप्शन तो शायद वैसा ही है। हाँ, कभी कभी लगता है मुफ्त की योजनाओं, फ्रीबीज का खिलौना देकर लोगों को बहलाने की कोशिश होती है। लेकिन असली सुधार के लिए सिस्टम में बदलाव जरूरी है। जैसे वो सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह मामले में पुलिस सुधारों के लिए कुछ बहुत अहम सुझाव दिए थे। हाँ, वो काफी चर्चित रहा था। हाँ, जैसे राज्यों में सिक्योरिटी कमीशन बनाना, डीजीपी का कार्यकाल तय करना, जांच यानी इन्वेस्टिगेशन और कानून व्यवस्था यानी लॉ एंड ऑर्डर के काम को अलग अलग करना, ताकि जांच निष्पक्ष हो सके। हाँ, ताकि पुलिस ज्यादा स्वतंत्र और पेशेवर तरीके से काम कर सके। जरूरत इन सुधारों को सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि जमीन पर उतारने की है, उसमें असली चुनौती है। बिल्कुल। चलिए, पुलिस व्यवस्था की इन जटिलताओं से अब थोड़ा हटते हैं और बात करते हैं एक ऐसी व्यवस्था की जो हम में से लगभग हर नौकरी पेशा व्यक्ति के भविष्य से सीधे जुड़ी है। हमारा रिटायरमेंट फंड यानी ईपीएफओ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। हाँ, ये बहुत लोगों से जुड़ा मुद्दा है। पहले ये समझ लेते हैं कि पेंशन आखिर जरूरी क्यों है। सीधी सी बात है, बुढ़ापे में किसी पर निर्भर न रहना पड़े, एक आर्थिक सुरक्षा रहे, इसके लिए। बिल्कुल, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए। दुनिया में कहीं भी पेंशन सिस्टम के मोटे तौर पर 3 सहारे होते हैं ना। हाँ, 3 पिलर्स कह सकते हैं। पहला, सरकार, जैसे सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन होती थी या बुजुर्गों को मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन। दूसरा, एम्प्लॉयर यानी आपकी कंपनी, जैसे ये ईपीएफओ है जहां आप और आपकी कंपनी दोनों पैसा जमा करते हैं। हाँ, ये दूसरा पिलर। और तीसरा, आप खुद, जैसे अगर कोई अपना काम करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो वो अटल पेंशन योजना ले सकता है या कोई प्राइवेट पेंशन प्लान ले सकता है। सही, ये 3 मुख्य आधार हैं और इन तीनों ही सिस्टम में दुनिया भर में अपनी अपनी चुनौतियां हैं। ऐसा नहीं कि सब जगह सब ठीक है। अच्छा, जैसे यूरोप के कई देशों में देखिए, जब दशकों पहले वहाँ पेंशन शुरू हुई थी तब लोगों की औसत उम्र कम थी। हाँ, लोग कम जीते थे। हाँ, तो सरकारों ने पेंशन देने का वादा तो कर दिया पर उसके लिए जरूरत के हिसाब से पैसा जमा नहीं किया। अब लोग पहले से ज्यादा जी रहे हैं तो उन देशों की सरकारों पर पेंशन देने का भारी बोझ आ गया है। ओ, मतलब वादा कर दिया पर फंड नहीं बनाया। हाँ, ये कुछ वैसा ही है जैसे मान लीजिए दादाजी ने वादा कर दिया कि पोते को विदेश पढ़ने भेजेंगे पर उसके लिए पैसे जोड़े ही नहीं, और जब जाने का वक्त आया तो जेब खाली थी, तो वो देश अब मुश्किल में है। अब भारत जैसे देश पर पहले ही काफी कर्ज है,
तो हम यूरोप की तरह सबके लिए सरकारी पेंशन का बोझ उठाना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये तो है। इसीलिए हमारे यहाँ EPFO जैसी योजनाएं, जहाँ कर्मचारी और कंपनी मिलकर भविष्य के लिए बचत करते हैं, वो बहुत अहम हो जाती है। ये दूसरा पिलर हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो EPFO में होता क्या है, एक बार संक्षेप में समझ लेते हैं। अगर कोई संगठित क्षेत्र में मतलब किसी ठीक ठाक कंपनी में काम करता है तो उसकी तनख्वाह का 12% कटता है और उसके प्रोविडेंट फंड PF खाते में जमा हो जाता है। हाँ, 12% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। सही। और इतना ही पैसा यानी 12% उसकी कंपनी एम्प्लॉयर वो भी उसके लिए जमा करती है। हाँ, 12% एम्प्लॉयर का। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेच है, कंपनी वाले 12% का बंटवारा होता है। अच्छा। हाँ, उसका एक बड़ा हिस्सा 8.33% वो जाता है पेंशन स्कीम में, EPS यानी एम्प्लॉई पेंशन स्कीम में। ओके, पेंशन के लिए। हाँ, और बचा हुआ हिस्सा यानी 3.67% वो जाता है कर्मचारी के PF खाते में। तो मतलब कर्मचारी का 12% पूरा PF में गया और कंपनी के 12% में से 8.33% पेंशन में और 3.67% PF में। बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर PF खाते में हर महीने कर्मचारी का 12% प्लस कंपनी का 3.67% इज इक्वल टू 15.67% जमा होता है और पेंशन फंड EPS में कंपनी की तरफ से 8.33% जाता है। यह है मोटी मोटी व्यवस्था। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब सरकार ने हाल ही में EPFO से पैसा निकालने के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। पहले नियम काफी सख्त थे। शायद सरकार को लगता था कि भाई लोगों को अपने पैसे का सही इस्तेमाल करना नहीं आता, इसलिए नियंत्रण रखना जरूरी है। हाँ, थोड़ी सरकार माए बाप वाली सोच थी शायद। हाँ, कह सकते हैं। पर अब लगता है सोच बदल रही है। सरकार अब भरोसे पर ज्यादा जोर दे रही है। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस की बात हो रही है। तो नए नियम थोड़े आसान, थोड़े उदार बनाए गए ताकि लोग जरूरत पड़ने पर अपना पैसा आसानी से निकाल सकें। अच्छा, क्या क्या बदला? देखिए, मोटे तौर पर कुछ चीजें बदली हैं। पहला, पैसे निकालने की वजह। पहले करीब 13 अलग अलग वजह थी, पढ़ाई, शादी, बीमारी, घर बनाना वगैरह वगैरह, और सबके लिए अलग अलग फॉर्म भरो। हाँ, काफी झंझट था। हाँ, अब इसे आसान करके सिर्फ 3 मुख्य कैटेगरी बना दी हैं। एक, सेहत, शिक्षा, शादी जैसी जरूरी जरूरतें। ओके। 2, घर खरीदना या बनाना। और 3, कुछ खास हालात जैसे रिटायरमेंट, नौकरी छूटना, गंभीर विकलांगता या हमेशा के लिए देश छोड़कर जाना। तो ये सिंप्लीफाई कर दिया। हाँ, इससे कागजी कार्रवाई कम हुई है, नौकरशाही घटी है। फिर कितनी बार पैसा निकाल सकते हैं? कुछ जरूरतों के लिए जैसे बच्चों की पढ़ाई या शादी, अब पहले से ज्यादा बार पैसा निकालने की छूट दी गई है। अच्छा। एक और चीज, बीच में पैसा निकालने के लिए जिसे आंशिक निकासी कहते हैं, उसके लिए अब कम से कम 12 महीने EPFO का सदस्य होना जरूरी कर दिया गया है। पहले शायद ये कम था। हाँ, और अब वो बात जो शायद सबसे दिलचस्प है, नौकरी छूटने पर निकासी। हाँ, ये अहम है। अगर किसी की नौकरी चली जाती है तो वो अपने PF खाते में जमा पैसे का 75% हिस्सा तुरंत निकाल सकता है। ओके, 75%। हाँ, लेकिन बचा हुआ 25% PF का पैसा निकालने के लिए उसे 12 महीने यानी 1 साल इंतजार करना होगा। अच्छा, पूरा पैसा एक साथ नहीं मिलेगा? नहीं, और जो पैसा पेंशन स्कीम वाला है, EPS वाला, उसे निकालने के लिए तो अगर वो निकालना चाहे तो 36 महीने यानी 3 साल तक रुकना पड़ सकता है। 3 साल पेंशन के पैसे के लिए? हाँ। इसका मकसद साफ लगता है कि भाई फौरी जरूरत पूरी हो जाए 75% से, लेकिन रिटायरमेंट के लिए जमा पूरा पैसा, खासकर वो पेंशन वाला हिस्सा जो बुढ़ापे के लिए बहुत जरूरी है, वो लोग एकदम से जल्दबाजी में खर्च ना कर दें। हाँ, ये एक तरह का सेफ्टी नेट बनाने की कोशिश है शायद। बिल्कुल। और डिजिटल आसानी पर भी जोर है। 5 लाख रुपए तक की निकासी के लिए ऑटोमेटिक सेटलमेंट की कोशिश हो रही है ताकि पैसा जल्दी खाते में आ जाए, और कोशिश है कि सारा हिसाब किताब एक ही जगह आसानी से मिल जाए। तो इन बदलावों का मतलब क्या समझे? मतलब क्या ये अच्छे हैं या इसमें कुछ चिंता की बात भी है? हाँ, ये सवाल तो है। देखिए, एक तरफ तो ये अच्छी बात है कि जरूरत के समय, मान लीजिए किसी को इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत है या अब बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो उसे अपना ही पैसा निकालने में आसानी होगी, कम भागदौड़ करनी पड़ेगी। हाँ, वो तो है। लेकिन दूसरी तरफ एक चिंता भी है, कहीं ऐसा ना हो कि नियमों के इतने आसान होने से लोग छोटी मोटी गैर जरूरी चीजों के लिए भी अपने बुढ़ापे का पैसा निकालने लगे। जैसे मान लीजिए कोई सोचे, अरे यार दोस्तों के साथ थाईलैंड घूमने जाना है, चलो PF से पैसे निकाल लेते हैं, या कोई नया गैजेट लेना है। हाँ, ये तो हो सकता है। क्या इससे उनकी लंबी अवधि की आर्थिक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है? हाँ, क्योंकि ये पैसा मूल रूप से तो रिटायरमेंट के लिए है।
तो ये तात्कालिक जरूरत और भविष्य की सुरक्षा के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है, और ये देखना होगा कि लोग इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। सही कहा, ये भरोसे वाली बात फिर आ जाती है। बिल्कुल, व्यक्ति पर कितना भरोसा करें। अच्छा, ईपीएफओ को लेकर कुछ और बड़े ढांचागत सुधारों के सुझाव भी दिए जाते हैं अक्सर। हाँ, क्या सुझाव है? अभी एक दिक्कत ये है कि ईपीएफओ एक तरह से आइसोलेटेड एम्प्लॉयर इंस्ट्रूमेंट है। मतलब जब आप नौकरी बदलते हैं तो पुराना पीएफ पैसा ट्रांसफर करना या मैनेज करना थोड़ा झंझट का काम हो सकता है। हर कंपनी के साथ अलग अलग खाते जैसा हिसाब हो जाता है कभी कभी। यूएएन आने से कुछ सुधरा है, पर पूरी तरह नहीं। हाँ, ये दिक्कत आती है कई लोगों को। तो एक सुझाव ये है कि क्यों न एक परमानेंट आधार से जुड़ा हुआ सोशल सिक्योरिटी अकाउंट नंबर हो, जैसे पैन नंबर है या बैंक अकाउंट नंबर होता है। एक सिंगल नंबर। हाँ, आप चाहे छात्र हो, नौकरी करें या अपना काम करें, आपकी सामाजिक सुरक्षा से जुड़े सारे पैसे, चाहे वो पीएफ हो, पेंशन हो या कोई और स्कीम, उसी एक खाते में जमा हो। इससे नौकरी बदलने पर पैसा फंसेगा नहीं, हिसाब रखना बहुत आसान हो जाएगा, पोर्टेबिलिटी असली मायनों में आएगी। ये तो अच्छा आइडिया लगता है। दूसरा सुझाव है कर्मचारियों को विकल्प देने का। अभी आपका पैसा ईपीएफओ ही मैनेज करता है, और इसके लिए वो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फीस भी लेता है, जो शायद 4% तक हो सकती है कुछ मामलों में। सुझाव है कि कर्मचारियों को ये चुनने का अधिकार मिले कि वो अपना रिटायरमेंट का पैसा ईपीएफओ के पास रखना चाहते हैं या एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में लगाना चाहते हैं। एनपीएस भी सरकार की ही एक रिटायरमेंट बचत योजना है, जिसमें फंड मैनेजर्स के विकल्प होते हैं। अच्छा, जैसे हम मोबाइल कंपनी चुनते हैं, एयरटेल या जियो। हाँ, कुछ वैसा ही। शायद इससे कंपटीशन बढ़े, फंड मैनेजमेंट की लागत कम हो जाए, सर्विस बेहतर हो, कर्मचारियों को ज्यादा कंट्रोल मिले अपने पैसे पर। ये भी सोचने लायक बात है। एक विचार ये भी उछाला जाता है कभी कभी कि शायद जो 12% पैसा कटता है उसे थोड़ा कम कर दिया जाए, मान लीजिए 9% कर दें। उससे क्या होगा? उससे लोगों के हाथ में हर महीने टेक होम सैलरी ज्यादा आएगी, तो शायद उन्हें बीच में पैसा निकालने की जरूरत कम पड़े। लेकिन फिर रिटायरमेंट फंड कम नहीं हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, ये उसका दूसरा पहलू है। अगर आप कम पैसा जमा करेंगे तो रिटायरमेंट पर आपको कुल जमा रकम भी कम मिलेगी। तो हर बदलाव के अपने फायदे और नुकसान हैं, कोई एक सीधा जवाब नहीं है। तो आज हमने दो बिल्कुल अलग दिखने वाले लेकिन अहम मसलों पर बात की। एक तरफ पुलिस सिस्टम के अंदरूनी टकराव, जाति और भ्रष्टाचार का वो उलझा हुआ ताना बाना, हाँ। और दूसरी तरफ हमारी रिटायरमेंट बचत यानी ईपीएफओ के बदलते नियम और उनके मायने। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? मतलब व्हाट डज इट ऑल मीन? देखिए, मेरे हिसाब से ये दोनों ही मामले कहीं ना कहीं व्यवस्था पर भरोसे, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और सरकारी नियंत्रण के बीच जो एक खींचतान चलती रहती है ना, उसी को दिखाते हैं। कैसे? पुलिस वाले मामले में सवाल सिस्टम के अंदर बैठे लोगों की नीयत, उनकी निष्पक्षता और आपसी विश्वास पर है। क्या सिस्टम भरोसे लायक है? और ईपीएफओ वाले मामले में सवाल ये है कि व्यक्ति पर कितना भरोसा किया जाए कि वो अपने भविष्य के लिए सही फैसला लेगा, और सरकार को कितना नियंत्रण रखना चाहिए ताकि उसकी सुरक्षा भी हो। हाँ, नियंत्रण और लचीलेपन का संतुलन। बिल्कुल। और दोनों ही मामलों में ये सवाल भी उठता है कि चाहे पुलिस सुधार हो या पेंशन सुधार, उन्हें कागज से उतारकर जमीन पर असरदार तरीके से लागू करना कितना मुश्किल होता है। नीतियां बन जाती हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन में दम निकल जाता है कई बार। सही कहा। तो आज की इस बातचीत से एक सवाल जरूर मन में उठता है। हमने देखा कि पुलिस के मामले में जातिगत पूर्वाग्रह जैसी समस्याएं कितनी गहरी जड़ें जमाए हो सकती हैं, और ईपीएफओ के बदलाव हमारे निजी वित्तीय फैसलों को प्रभावित करते हैं। ऐसे में क्या सिर्फ नियम और सिस्टम बदल देने से वाकई लोगों का व्यवहार बदल सकता है? जब तक कि समाज की सोच और लोगों की अपनी समझदारी और अनुशासन में बुनियादी बदलाव ना आए। मतलब कानून अपनी जगह है, पर सोच बदलना कितना जरूरी है? ये बहुत बड़ा सवाल है। शायद असली बदलाव वहीं से आता है। चलिए बस इतना ही। उम्मीद है इस चर्चा से आपको कुछ सोचने को मिला होगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और विषय की गहराई में उतरने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा।